कहानी की शुरुआत होती है एक खूंखार अपराधी फ्रैंक मॉरिस से, जिसे भेजा जा रहा है एल्काट्राज, एक हाई लेवल सिक्योरिटी जेल जो समुद्र के बीच एक छोटे से आइलैंड पर बनी है। यहां से आज तक कोई भी कैदी भाग नहीं पाया था, लेकिन मॉरिस तो वैसे भी जेल से भागने के लिए ही मशहूर था। दोस्तों, आपको बता दें कि यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। अमेरिका में 1960 के दशक में 3 लोग वाकई इस जेल से भागे थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। जैसे ही मॉरिस को जेल लाया जाता है, उसकी पूरी तलाशी और मेडिकल फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद उसे उसकी सेल में डाल दिया जाता है, वो जगह जहां अब उसे अपनी जिंदगी गुजारनी थी। ये जेल अपने समय के हिसाब से काफी एडवांस थी। इसमें ऑटोमेटिक दरवाजे, मेटल डिटेक्टर जैसे कई सुरक्षा इंतजाम थे और सिक्योरिटी भी बेहद टाइट थी। अगली सुबह गार्ड सभी कैदियों की गिनती करते हैं। सब सही निकलने पर सेल के दरवाजे खोले जाते हैं और कैदी नाश्ते के लिए मेस की लाइन में लगते हैं। यही मॉरिस की मुलाकात होती है लिटमस नाम के कैदी से, जिसके पास एक पालतू चूहा था। उसी समय वुल्फ नाम का एक और कैदी मॉरिस को अजीब नजरों से घूर रहा था और चिढ़ा रहा था, लेकिन मॉरिस ने उसे नजरअंदाज करते हुए लिटमस से अपनी बातचीत जारी रखी। थोड़ी देर बाद वार्डन मॉरिस को ब्रीफिंग के लिए बुलाता है और धमकाते हुए कहता है, जो भी कैदी दूसरी जेलों से भागने की कोशिश करता है उसे यहाँ लाया जाता है। यहाँ से कोई भाग नहीं सकता। तुमसे पहले भी बहुत आए और चले गए। वार्डन के इस भाषण के दौरान मॉरिस चुपकी से एक नेल कटर चुरा लेता है। देखने में तो ये एक मामूली चीज थी, लेकिन मॉरिस जानता था कि एल्काट्राज जैसी जेल में ये भी काम आ सकती है। वो इसे अपनी सेल में बाइबल के अंदर छुपा देता है। अगले दिन नहाते समय वुल्फ फिर आ जाता है, लेकिन इस बार मॉरिस उसे बिना साबुन के ही धो डालता है। इस घटना से उसकी जेल में रेपुटेशन बढ़ जाती है। अगले सीन में एक गार्ड मॉरिस को काम के लिए लाइब्रेरी ले जाता है, जहां वो इंग्लिश नाम के कैदी से मिलता है। इंग्लिश को 2 लोगों की हत्या के आरोप में 99 साल की सजा हुई थी। हालांकि उसने दावा किया था कि ये सिर्फ डिफेंस था, लेकिन क्योंकि वो काला था और मरने वाले गोरे, इसलिए उसे सजा मिली। धीरे धीरे मॉरिस और इंग्लिश अच्छे दोस्त बन जाते हैं और मजाक में एक दूसरे को लड़के कहकर बुलाते हैं। बाहर मैदान में मॉरिस की मुलाकात डॉक से होती है, जिसे पेंटिंग करना बहुत पसंद था। डॉक एक अच्छा इंसान था, लेकिन उसने मॉरिस को वुल्फ से सावधान रहने की चेतावनी दी। बाद में मॉरिस इंग्लिश से जेल के बारे में पूछता है। इंग्लिश बताता है कि यहाँ से भागना नामुमकिन है। सबसे पहले तुम्हें अपनी सेल से निकलना होगा, फिर बाहर ब्रिगेड पार करनी होगी, जहां हमेशा स्नाइपर तैनात रहते हैं। यहाँ सुरंग भी नहीं खोदी जा सकती, क्योंकि ये आइलैंड एक ठोस चट्टान पर बना है। और अगर किसी तरह बाहर निकल भी गए तो 4 किलोमीटर दूर ठंडे समुद्र को पार करना होगा, जहां पानी का तापमान इतना कम है कि कुछ ही पलों में हड्डियां जम जाएंगी। ऊपर से दिन में 12 बार कैदियों की गिनती होती है। रात में एक गार्ड मॉरिस को बढ़ईगिरी के काम पर लगा देता है। अगले दिन मॉरिस पर हमला हो जाता है और इसी दौरान एक गार्ड भी घायल हो जाता है, लेकिन स्नाइपर उसे गन पॉइंट पर रोक लेते हैं। इसके बाद वुल्फ और मॉरिस दोनों को काल कोठरी में डाल दिया जाता है। वुल्फ को ज्यादा समय के लिए, क्योंकि हमला उसी ने पहले किया था। 2 दिन बाद मॉरिस को बाहर निकाल दिया जाता है। मॉरिस के बगल वाली शेल में एक नया कैदी लाया गया। नाम था चार्ली बट्स। धीरे धीरे मॉरिस और चार्ली के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। अगले ही दिन वार्डन ने बिना किसी को बताए जेल का दौरा करने का फैसला किया। जांच के दौरान उसका नेल कटर डॉग की शेल में गिर गया। जैसे ही वार्डन उसे लेने अंदर गया, उसकी नजर डॉग की बनाई पेंटिंग पर पड़ी। पहले तो उसने उसकी तारीफ की, लेकिन अगले ही पुलिस ने गार्ड्स को आदेश दिया, डॉग का सारा सामान और पेंटिंग बाहर निकाल दो। डॉग के पास उसके सिवा कुछ भी नहीं था। ये बात उसे अंदर से तोड़ गई। अगले दिन जब सभी कैदी कारपेंटर रूम की तरफ जा रहे थे, चार्ली ने डॉग से उसकी परेशानी पूछी, मगर डॉग ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप अपने काम में लग गया और बहाने से गार्ड से कुल्हाड़ी मंगवाई। गार्ड को पास बुलाकर डॉग ने अपने ही हाथ की उंगलियां काट दी। इसको देखकर चार्ली को उल्टी आ गई और मॉरिस ने बिना हिले डुले वो उंगलियां उठाई और गार्ड से कहा, इनको भी अपनी रिपोर्ट में लिख लेना। इसके बाद डॉग को इस फिल्म में दोबारा नहीं दिखाया गया। अगले दिन मॉरिस डॉग के बारे में सोचते हुए अपनी शहर में बैठा था। तभी उसकी नजर वेंटिलेटर खिड़की के पास चलती एक कॉकरोच पर पड़ी। उसके दिमाग में ख्याल आया, शायद ये वेंटिलेटर बाहर निकलने वाले किसी रास्ते की तरफ जाता। उसी वक्त इंग्लिश आया और बताया, वार्डन को शायद डॉग की पेंटिंग पसंद नहीं आई, इसीलिए उसका सारा सामान छीन लिया। कुछ दिन बाद मेस में वार्डन ने मॉरिस को बुलाया और इनडायरेक्ट वार्निंग दी, अपनी जुबान संभाल कर रखना। इसी दौरान मॉरिस की मुलाकात मेस में जॉन और क्लैरेंस नाम के 2 भाइयों से हुई। दोनों ने उसे पिछली जेल से पहचान लिया था। वे इस जेल से भागने की बातें कर रहे थे और इसी वक्त मॉरिस के दिमाग में एक खतरनाक प्लान आने लगा। उस रात जैसे ही गार्ड उसकी शेल के सामने से गुजरा, मॉरिस ने लाइट बंद की और वार्डन से चुराए गए नील कटर से वेंटिलेटर के दीवार को रेबना शुरू कर दी। हैरानी की बात थी, दीवार आसानी से टूट रही थी। गार्ड के पैरों की आहट सुनते ही मॉरिस ने लाइट जलाई, नील कटर को बाइबल में छुपाया और ऐसे पढ़ने लगा जैसे वो घंटों समय बैठा हो। समय के साथ उसकी मेहनत रंग लाने लगी और ग्रिल के पास का सीमेंट अब काफी कमजोर हो गया था। उधर मुलाकात के समय इंग्लिश अपनी बेटी से बात करने में हिचकिचा रहा था।
उसकी गैर मौजूदगी में वह बड़ी हो गई थी और उसका बचपन न देख पाने का उसे अफसोस था। इसी दौरान चार्ली को अपनी पत्नी से पता चला कि उसकी बूढ़ी माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। डॉक्टर ने कहा उसके पास बस कुछ महीने ही बचे हैं। ये सुनकर चार्ली के दिल में अल्केट्राज से भागने की इच्छा जाग उठी। रात में चार्ली ने मॉरिस से कहा, अगर तुम भागने का सोच रहे हो तो मैं भी साथ हूँ। अगले दिन खाने के वक्त मॉरिस ने जॉन और चार्ली के सामने अपना भागने का प्लान रखा। उसके मुताबिक खारे पानी और हवा ने जेल की इमारत को कमजोर कर दिया था। वो सीमेंट को कुरेद कर वेंटिलेशन ग्रिल्स निकाल सकते थे और फिर पाइपलाइन के रास्ते जेल से बाहर निकल सकते थे। लेकिन एक बड़ी दिक्कत थी, जेल से निकल तो जाएंगे पर समंदर कैसे पार करेंगे और वेंटिलेशन के इतने बड़े छेद को छुपाएंगे कैसे? मॉरिस ने कहा कि मैगजीन के एड्स वाले पन्नों से एक ढक्कन बनाएंगे जिसे होल के ऊपर रखकर तौलिए या पर्दे से छुपा देंगे। क्लैरेंस जेल के कपड़ों के डिपार्टमेंट में काम करता था। वो धीरे धीरे रेनकोट और रबर सीमेंट चुरा सकता था। इन सब से मैं लाइफ बोट और सेफ्टी जैकेट्स बना सकता हूँ, भरोसा करो मुझ पर। प्लान सुनकर सबको वो आइडिया पसंद आया और चारों ने मिलकर काम शुरू करने का फैसला किया। उस रात मॉरिस हमेशा की तरह अपनी शेल में बैठा सीमेंट निकालने में लगा था, लेकिन इस बार उसके साथ चार्ली भी था, जो अपनी शेल से बाहर नजर रख रहा था ताकि किसी गार्ड को उनके प्लान के बारे में भनक न लगे। मॉरिस का काम तो हो रहा था, लेकिन नेल कटर छोटा होने की वजह से उसे चलाने में ज्यादा मेहनत और समय लग रहा था। हाथों में दर्द भी होने लगा था। अगले दिन मॉरिस ने यह परेशानी सबको बताई। सबकी राय में उन्हें एक बड़ा और ज्यादा ताकतवर औजार चाहिए था। तभी मॉरिस की नजर अपने चम्मच पर पड़ी। उसने चम्मच को अपने जूते से घिसकर गंदा कर दिया और गार्ड को बुलाकर नया चम्मच मांग लिया। किचन में काम करने के बहाने जॉन भी उसके साथ गया। वहां जॉन ने गार्ड को बातों में उलझाया और मॉरिस ने एक की जगह 2 चम्मच उठा लिए, लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं था। मॉरिस ने अपनी 20 दिन की मिठाई के बदले लिस्मस से बाकी जरूरी सामान जुटा लिया। फिर एक सिक्का पिघलाकर चम्मच और नेल कटर को जोड़कर एक नया औजार बना लिया। उस समय यूनाइटेड स्टेट्स के सिक्कों में 89.24% सिल्वर और 10.26% कॉपर होता था। यही मॉरिस के औजार की ताकत का राज बना। उस रात मॉरिस तेजी से सीमेंट कुरेद रहा था, तभी एक गार्ड वहां आ गया जिस पर चार्ली की नजर नहीं पड़ी और वो सीटी नहीं बजा पाया। लेकिन किस्मत से इंग्लिश ने कुछ देर के लिए गार्ड का ध्यान भटका दिया और चार्ली ने जेल के बार पर मुक्का मारकर मॉरिस को सचेत कर दिया। मॉरिस ने तुरंत सारा सामान छुपा दिया। इस बार तो वे बच गए, लेकिन मॉरिस समझ चुका था कि चार्ली पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। अगले कुछ दिनों में मॉरिस ने काफी सारा सीमेंट निकाल दिया और होल बड़ा कर दिया। अब उसने देखा कि ग्रिल्स में पेंच भी लगे थे, जिन्हें खोलने के लिए एक और औजार चाहिए था। जब भी उसे बाहर जाने का मौका मिलता, वो निकला हुआ सीमेंट जेब में भरकर बाहर फेंक देता। कारपेंटर की दुकान पर काम करते वक्त मॉरिस को एक लकड़ी का टुकड़ा मिला जिस पर मेटल का हिस्सा लगा था, लेकिन वर्कशॉप के बाद उन्हें मेटल डिटेक्टर से गुजरना पड़ता था और इसका हल भी मॉरिस के पास था। मेटल डिटेक्टर से गुजरते ही मशीन बजने लगी। मॉरिस ने मुस्कुराते हुए गार्ड को दिखाया, ये तो कपड़े टांगने का हुक है जिसे मैं ले जा रहा हूँ। गार्ड ने हुक ले लिया, लेकिन असली औजार मॉरिस ने अपने जूतों में छुपा रखा था। शेल में पहुंचते ही उसने औजार से ग्रिल खोल दी। उसके आगे पाइपलाइन का जाल था जो शायद उनकी आजादी का रास्ता बन सकता था, लेकिन मॉरिस जानता था कि अभी उन्हें और पक्की प्लानिंग की जरूरत है। यहीं उन्होंने एक और खतरनाक आइडिया निकाला, नकली सिर बनाने का, डमी हेड्स बनाने का, ताकि गार्ड को यह लगे कि वो अपनी जगह सो रहे हैं। अब उन्होंने तुरंत सामान जुटाना शुरू कर दिया। जॉन नाई की दुकान से बाल लाने वाला था, चार्ली पेंट का इंतजाम करेगा और मॉरिस ने इंग्लिश की मदद से अखबार इकट्ठा किए। सामान मिलते ही मॉरिस अपने काम में लग गया। सबसे पहले मॉरिस ने दीवार से निकले सीमेंट को अखबार में मिलाकर इंसानी खोपड़ी का ढांचा तैयार किया। ऊपर पेंट और बाल लगाकर ये नकली सर इतने असली लग रहे थे कि गार्ड को धोखा देना पक्का था। अपने प्लान को और दमदार बनाने के लिए मॉरिस ने ग्रिल्स जैसी दिखने वाली नकली जालियां भी बना डाली, ताकि भागते वक्त असली ग्रिल्स की जगह इन्हें लगा के गार्ड को पता ही न चले कि यहाँ कुछ मिसिंग है। एक रात मॉरिस ने अकेले ऊपर जाने का फैसला किया। पाइपलाइन पार करते ही उसे एक लोहे का दरवाजा मिला, लेकिन वहां तक वो अकेले नहीं पहुंच सकता था। उसी समय गार्ड शेल का राउंड मारते मारते मॉरिस के पास पहुंच गया। हालात तंग थे, लेकिन किसी तरह मॉरिस बच निकला। अगली सुबह मॉरिस और चार्ली ने पिछली रात की घटना पर चर्चा की। तब तक जॉन और क्लैरेंस भी अपनी नकली खोपड़ियां तैयार कर चुके थे। सभी ने उसी प्लान के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। रात होते ही जॉन और मॉरिस फिर उसी लोहे के दरवाजे के पास पहुंचे। जांचते ही पता चला ये काटा जा सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरत थी एक एडवांस टूल की। म्यूजिक क्लास के दौरान मॉरिस की नजर एक टेबल फैन पे पड़ी और उसके दिमाग में एक आइडिया चमका। इस फैन को डिसमेंटल करके इसे एक कटिंग टूल में बदला जा सकता था। अपने हिस्से की सारी मिठाई के बदले में उसने लिटमस से सौदा किया। फैन को एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में रख के वो आराम से शेल तक ले आया।
जैसे ही फैन मॉरिस के हाथ लगा, उसने उसे एक घातक औजार में बदल डाला। कुछ ही देर बाद वो लोग दरवाजे के पास पहुंचे और काटना शुरू कर दिया। आवाज तो काफी हुई, लेकिन गार्ड्स ने ध्यान नहीं दिया। दरवाजा खुल चुका था, अब भागने का दिन तय करना था। मंगलवार की रात अल्काट्राज से भागने की तैयारी पूरी हो गई। अगली सुबह नाश्ते के दौरान मॉरिस ली डॉग की याद में टेबल पे एक फूल रखा। वार्डन ने देखा और गुस्से में उस फूल को मसल दिया। ये देख लिटमस आग बबूला हो गया, लेकिन जैसे ही वो वार्डन पे झपटा, उसे वहीं हार्ट अटैक आया और वो मर गया। कुछ देर बाद वार्डन ने मॉरिस के शेल की तलाशी ली, कुछ नहीं मिला। गुस्से में उसने मॉरिस का सेल बदलने का आदेश दे दिया। उधर वुल्फ भी काल कोठरी से निकल चुका था और मॉरिस पे हमला करने की फिराक में था, लेकिन इंग्लिश ने बीच में ही उसे पकड़ लिया। रात को मॉरिस, जॉन, चार्ली और क्लेरेंस ने पाइप में मिलने का प्लान बनाया, लेकिन आखिरी वक्त पे चार्ली डर गया और भागने से मना कर दिया। बाकी तीनों आगे बढ़े, सर्चलाइट से बचते बचाते दीवार तक पहुंचे। ब्रिगेड पार की और पानी की टंकी के पास पहुंचे। उन्हें पता था यहीं से समंदर तक सीधा रास्ता है। दरअसल ये मॉरिस को मूवी की शुरुआत में ही पता चल गया था, जब वार्डन ने उसे अल्काट्राज का 3D मॉडल दिखाया था। गार्ड की नजरों से बचते हुए वो समंदर के किनारे पहुंचे। लाइफ बोट और जैकेट्स में हवा भरना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। उधर चार्ली ने भी हिम्मत जुटाई, लेकिन अब देर हो चुकी थी। वो अकेला उस दरवाजे तक नहीं पहुंच सका। तीनों, मॉरिस, जॉन और क्लैरेंस, रात के अंधेरे में समंदर पार कर गए। सुबह जब गार्ड्स ने राउंड लगाया, सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन जैसे ही मॉरिस की चादर हटाई, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जेल में हड़कंप मच गया, अलार्म बजा, नावें और हेलीकॉप्टर खोज में लग गए, लेकिन मॉरिस, जॉन और क्लैरेंस का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ को लगा वो समंदर में डूब गए, लेकिन वार्डन अंदर ही अंदर जानता था ये तीनों बच निकले थे और अल्काट्राज की लोहे की दीवारों को तोड़ने में कामयाब हो गए थे। जेल की इज्जत बचाने के लिए वार्डन ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, लेकिन दुनिया मानने को तैयार नहीं थी। ये एक सच्ची कहानी है, जिसके बाद फ्रैंक मॉरिस को जेल तोड़ने वाले जीनियस के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाने लगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।